दोस्तों, एक छोटा सा सवाल, अगर परीक्षा में पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? बहुत सारे स्टूडेंट अक्षर, शब्द और ध्वनि वर्ण में कंफ्यूज हो जाते हैं और इसी वजह से आसान नंबर भी कट जाते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो के बाद यह टॉपिक आपकी जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचर 90 डे में। आज हमारे 90 डे चैलेंज का डे 10 है और आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का सबसे बेसिक लेकिन सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, वर्ण, स्वर, व्यंजन एवं वर्णमाला। आइए सबसे पहले समझते हैं कि भाषा क्या होती है। भाषा वह माध्यम होती है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचार, अपनी भावनाएं, अपने अनुभव किसी दूसरे व्यक्ति तक व्यक्त करता है। ठीक है, मान लीजिए आपको अपनी खुशी बतानी है, किसी से मदद मांगनी है या फिर कोई जानकारी देनी है, तो आप भाषा का उपयोग करते हैं, यानी कि बोलकर, लिखकर या किसी माध्यम से अपने मन की बात व्यक्त करना ही भाषा कहलाती है। अब समझते हैं सबसे महत्वपूर्ण शब्द वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि होती है जिसके और छोटे भाग नहीं किए जा सकते, जैसे अ, आ, ई, क, ख, ग। इनमें से किसी भी वर्ण को और छोटे भागों में नहीं बांटा जा सकता, इसलिए इन्हें भाषा की सबसे छोटी इकाई कहा जाता है। याद रखिए, यही परीक्षा का सबसे पसंदीदा प्रश्न है। अब बात करते हैं वर्णमाला की। जब सभी वर्णों को एक निश्चित क्रम में लिखा जाता है तो ही उसे वर्णमाला कहते हैं, जैसे कि अ, आ, ई से शुरू होकर क, ख, ग और आगे चलकर छ, त्र, ज्ञ तक पूरा क्रम। यही वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। इसका ट्रिक देखते हैं दोस्तों। वर्ण से मिलकर बनता है शब्द, शब्द से मिलकर बनता है वाक्य और वाक्य से मिलकर बनता है भाषा। यानी सबसे पहले वर्ण मिलकर शब्द बनाते हैं, फिर शब्द मिलकर वाक्य बनाते हैं और वाक्यों से पूरी भाषा बनती है। और आपकी परीक्षा के लिए 3 बातें कभी मत भूलिए। पहली, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, और दूसरी है सभी शब्द वर्णों से ही मिलकर बनते हैं, और तीसरी है शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में इस टॉपिक से हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ लीजिए, क्योंकि आगे स्वर, व्यंजन और वर्णमाला इसी आधार पर पढ़ेंगे। अब जानते हैं कि वर्णों का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण भाग स्वर क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं कि स्वर किसे कहते हैं। वे वर्ण जिसका उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उसे ही स्वर कहा जाता है। यानी स्वर अपने आप बोले जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर मैं केवल अ बोलूं तो आ, ई, ऊ बोलूं, तो इन्हें बोलने के लिए किसी दूसरे अक्षर की जरूरत नहीं पड़ती है। इसी कारण इन्हें स्वतंत्र वर्ण भी कहा जाता है। यही बात परीक्षा में कई बार पूछी जाती है। अब समझते हैं कि स्वरों को कितने भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले है ह्रस्व स्वर, जिन्हें छोटे स्वर भी कहते हैं। इनका उच्चारण कम समय में होता है, जैसे कि अ, ई, ऊ और री। दूसरे हैं दीर्घ स्वर, यानी लंबे स्वर। इनका उच्चारण थोड़ा अधिक समय तक होता है, जैसे आ, ई, ऊ, ए, ओ और अ। और तीसरे में है प्लुत स्वर। इनका उच्चारण सबसे अधिक समय तक किया जाता है और सामान्यतः इसका उदाहरण ओम के उच्चारण में देखा जाता है। परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि प्लुत स्वर का उच्चारण सबसे लंबा होता है। अब परीक्षा के लिए 3 बातें याद रखिए। पहली, स्वर स्वतंत्र होते हैं। दूसरी है, स्वरों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। और तीसरी है, स्वर बोलते समय मुख मार्ग खुला रहता है। और इन्हें याद करने के लिए एक आसान ट्रिक है, अ, आई, उ, ए, ओ। इस ट्रिक की मदद से आप स्वर हमेशा याद रखेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं वर्णों के दूसरे महत्वपूर्ण भाग व्यंजन के बारे में, क्योंकि परीक्षा में स्वर और व्यंजन की तुलना वाले प्रश्न सबसे अधिक पूछे जाते हैं। सबसे पहले समझिए कि व्यंजन किसे कहते हैं। वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें ही व्यंजन कहा जाता है। ध्यान दीजिए, अगर मैं केवल क बोलने की कोशिश करूं तो आवाज़ पूरी नहीं निकलती है, लेकिन जैसे ही उसके साथ अ जोड़ते हैं वह क बन जाता है। यानी व्यंजन अकेले नहीं बोले जा सकते, इन्हें स्वर की आवश्यकता होती है। इसी कारण इन्हें आश्रित वर्ण भी कहा जाता है। यही अंतर स्वर और व्यंजन के बीच सबसे महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आते हैं स्पर्श व्यंजन। इन्हें स्पर्श व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी भाग को स्पर्श करती है। इनकी संख्या जो होती है वो 25 होती है। इन्हें 5 भागों में बांटा गया है। तो
तो सबसे पहला वर्ग है क वर्ग, उसके बाद च वर्ग, उसके बाद ट वर्ग, उसके बाद त वर्ग और प वर्ग। प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन होते हैं। अब आते हैं अंतस्थ व्यंजन पर। इनकी संख्या जो होती है वो 4 होती है। ये होते हैं य, र, ल और व। इन्हें याद रखना बहुत ही आसान है। इसके बाद आते हैं ऊष्म व्यंजन पर। इनकी संख्या भी 4 होती है। शक्कर का श, षटकोण का स, सपेरे का स और ह। इनका उच्चारण करते समय मुख से अधिक गर्म हवा निकलती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों संयुक्त व्यंजन की। जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन मिलकर एक नया व्यंजन बनाते हैं तो उसे ही संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे कि ख जो होता है वो क और स से मिलकर बनता है, ठीक है, उसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन। छ, त्र, ज्ञ जो होता है ज और न्य से मिलकर बनता है। त्र जो होता है त और र से बनता है। यह प्रश्न सी-टेट और टेट में कई बार पूछा जा चुका है। अब परीक्षा के लिए 3 महत्वपूर्ण बातें हमेशा याद रखते हैं। पहली है व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। दूसरी बात है हिंदी में कुल 33 व्यंजन होते हैं, यानी कि 25 स्पर्श व्यंजन प्लस 4 अंतस्थ व्यंजन प्लस 4 ऊष्म व्यंजन बराबर 33। और तीसरी है छ, त्र और ज्ञ संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। अगर आपको ये 3 बातें याद हैं तो इस टॉपिक से आने वाले अधिकांश प्रश्न आप आसानी से हल कर सकते हैं। दोस्तों अब हम इस चैप्टर के अंतिम भाग पर पहुंच चुके हैं। यहाँ 4 ऐसे विशेष चिन्ह हैं जिनसे परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इन्हें ध्यान से समझिए। सबसे पहले है अनुस्वार। इसका प्रयोग नासिक ध्वनि के लिए किया जाता है और इसे एक बिंदु के रूप में लिखा जाता है, जैसे कि हंस, चंद्र और अंक। ध्यान रखिए जहाँ केवल बिंदु दिखाई दे वहाँ सामान्यतः अनुस्वार होता है। अब बात करते हैं अनुनासिक की। जब किसी स्वर का उच्चारण नाक से भी होता है तब अनुनासिक का प्रयोग किया जाता है। इसे स्वर के ऊपर लगाया जाता है, जैसे माँ में, चांद में और हाँ में। याद रखिए इसमें बिंदु के साथ अर्धचंद्र भी बना होता है। अब आता है विसर्ग। इसका प्रयोग शब्द के अंत में हल्की श्वास छोड़ते हुए उच्चारण करने के लिए किया जाता है, जैसे कि दुख, नमः और शक्ति। इसे पहचानना बहुत आसान है क्योंकि इसमें 2 बिंदु होते हैं। अब आखिरी चिन्ह है चंद्र बिंदु। इसका प्रयोग भी नासिक ध्वनि के लिए किया जाता है, जैसे कि हाँ, चांद और आंधी में। याद रखिए बिंदु प्लस अर्धचंद्र बराबर चंद्र बिंदु। अब पूरे चैप्टर का 30 सेकंड में रिवीजन करते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्णमाला वर्णों का निश्चित क्रम होता है। हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं और हिंदी में व्यंजनों की संख्या जो होती है वो 33 होती है। विशेष चिन्ह हमारे हैं अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग और चंद्र बिंदु। अगर ये 5 बातें आपको याद हैं तो इस टॉपिक से आने वाले ज़्यादातर प्रश्न आप आसानी से हल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि हिंदी व्याकरण, वर्ण, स्वर, व्यंजन और विशेष चिन्ह का पूरा टॉपिक अब आपको बिल्कुल आसान लग रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो और आपको पढ़ाई का यह तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो सी-टेट, टेट, रीट या सीजी टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आपने अभी तक टीचर 90 डे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी 90 डे चैलेंज की कोई भी क्लास मिस ना हो। कल डे 11 में हम हिंदी व्याकरण का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जो परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए डे 11 की क्लास बिल्कुल मिस मत कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपने टीचर बनने के सपने को पूरा करने के लिए लगातार मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।